हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी के लिए प्रथम प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट एडुटेडिया के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को पारित कराने को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अभी तक आपको बता दें कि ऐसा 3 बार जो है संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक करा करके विधेयक को पारित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? इनमें से आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य जो हैं राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको चुनना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व जो है इनको लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। यह कथन जो है गलत है। इनको लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तथा यह देश के शासन में मूलभूत है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसलिए जो है इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? आपको बताना है इनमें से कौन सी समिति के द्वारा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति, यानी कि ऑप्शन सी। एल.एम. सिंघवी समिति जो है पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 ईस्वी में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जो भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 12 में इनमें से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा जो है यह संविधान के भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय उपबंधों का विस्तृत ब्यौरा जो है भाग 12 में शामिल अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 300 के ए में तक दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह संसद को विधि निर्माण का शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 जो है वह संसद को विधि निर्माण का शक्ति प्रदान करता है। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अन्य निकाय में किए गए विनिमय
विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में यह निर्णय लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा लिए गए 1973 में यह फैसला जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है वह संविधान के भाग 17 में शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में इसमें से कौन सा कथन गलत है, इसको आपको चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। इसका अर्थ है वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यह जो है गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 जो है यह भी गलत है और ऑप्शन 3 भी गलत है। जो पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि राज्यपाल को वेतन जो है वह संचित निधि से दिया जाता है, यह गलत है। और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यह भी गलत है। क्योंकि राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि व पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से उसका वेतन दिया जाता है और पेंशन जो है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया था? आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वें यानी कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया गया था। संविधान के 103वें संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया गया। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को सहमति प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस शासक को उसके सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? किस शासक को उसके सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है उनके सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की गरुड़ अंकित मुद्रा पर उसे बिना वादन करते हुए दर्शाया गया है, गरुड़ अंकित मुद्रा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो है अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल का सेशन रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ताम्रपाषाणिक स्थलों में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नौदा टोली। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वह नौदा टोली से मिला हुआ है। नौदा टोली जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे नौदा टोली स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई है? 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख,
यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशिया माइनर से। एशिया माइनर से जो है बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीलंका पर संपूर्ण विजय प्राप्त किया था? तो वह हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम जो है श्रीलंका पर संपूर्ण विजय प्राप्त किया था। चोल वंश की स्थापना जो है 9वीं शताब्दी में विजयालय ने किया था और राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश के ही शासक रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पे जो है कथन सी और डी दोनों गलत है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था। यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, यह भी गलत है। क्योंकि उस समय जो है हिंदू सभा की स्थापना भी नहीं हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी स्थापना नहीं हुआ था और मुस्लिम लीग ने भी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इस तरह से ये दोनों कथन जो है गलत है। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, न कि ऑपरेशन 10 आवर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके आगम खां पैलेस पूना में रखा गया था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इत्यादि आंदोलनों को समर्थन नहीं किया था, इसलिए यह भी जो है गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। गौतम बुद्ध। न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि अक्षपाद गौतम हैं। सॉरी, यहाँ पे अक्षपाद गौतम जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के रचयिता हैं अक्षपाद गौतम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? किस संगठन का नाम जो है 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया 1885 ईस्वी में। वह भी A.O. ह्यूम के अध्यक्षता के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसका चयन करना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन। ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कथन गलत है। उनके संदर्भ में 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह राइट है। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, यह भी राइट है। उसने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा यह नारा दिया था, यह भी कथन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने मसस्त या मसर्त जागीर की शुरुआत किया था। औरंगजेब के द्वारा ये जो है मसर्त या मसस्त इसका नाम है, जिसकी शुरुआत जो है औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था। यह इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। वह भारत में 1333 से 1342 ईस्वी तक रहा था। उसकी यात्रा वृत्तांत जो है किताब उल रहला, उसका यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल रहला, जिसमें सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में जो है किनको फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है सभी को फांसी दी गई थी। बसंत कुमार विश्वास को भी फांसी दी गई थी, बाल मुकुंद को भी फांसी दी गई थी, अवध बिहारी को और मास्टर अमित चंद को फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश एवं अपने परिजनों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। प्रवेश के समय बसंत विश्वास एवं मनमथ नाथ द्वारा बम फेंका गया था और इसके सूत्रधार में इन सभी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई थी। यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। जनरल डायर जिनके आदेश पर जो है गोलियां चलाई गई थी, यह कथन गलत है। बाकी जो है ये रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, यह भी कथन सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई थी, यह भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना यानी गठित हुआ था हंटर कमेटी, यह भी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? यह किस प्रसिद्ध नेता का स्टेटमेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। यह जो है माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत का विभाजन कर स्वतंत्रता देने की घोषणा किया था। कार्य समिति ने 12 जून और कांग्रेस महासमिति ने 14-15 जून को इस योजना को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस में सभी नेता विभाजन के पक्ष में नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के विरोध में थे एवं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुए जनमत संग्रह का उन्होंने भी विरोध किया था और इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? 58 यहाँ पे जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 58 से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 जो है वह राजस्व विभाग का नाम है, राजस्व विभाग है से संबंधित है 58 और इसका अर्थ होता है कि कुल उपज का 1/6 भाग जो है कर देना था, कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया गया था। गियासुद्दीन तुगलक जो है 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1299 ईस्वी में सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजियों की सर्वाधिक सहायता किया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सबसे अधिक सहायता प्रदान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा जो है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक अंग्रेजों को सहायता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? अरुणा आसफ अली का संबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अरुणा असफ अली जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। अरुणा असफ अली का संबंध जो है इसी आंदोलन से रहा है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शेष सत्र की अध्यक्षता किया था। आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। और एक बात इनसे और संबंधित है कि अरुणा असफ अली को 1997 ईस्वी में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर यह स्थापना की गई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी और 1855 ईस्वी में जो है इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज इसका नाम कर दिया गया था, जिसका 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मित्र मेला संघ की स्थापना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला की स्थापना किया था, नासिक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी, यह जो है किसने घोषित किया था? तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी किया था। श्रमिक आंदोलनों के नेतृत्व प्रदान करने के लिए एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में संपन्न हुआ था, 1931 में, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। वह खुद को नागरिक टीपू भी कहा करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था 1942 ईस्वी में। विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है समझौता संपन्न हुआ था। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। साथ ही भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के बाद कंपनी शासन की समाप्ति हुई और भारत का शासन महारानी के हाथों में आ गया, जिसे ब्रिटिश संसद चलाने लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यहाँ पे पांचवा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित की जाती है, या तो राज्य के द्वारा या तो केंद्रीय इकाई के द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति निर्धारित है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त करके संपूर्ण देश के लिए बताना है आपको। संपूर्ण देश के लिए औसतन कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2250 कैलोरी। 2250 कैलोरी जो है एक औसतन निकाला गया है कि न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से इन सूचियों को सही मिलान करना है। यहाँ पे सही मिलान करना है जो आपको दी गई है। केसर जो है इस प्रकार से राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। केसर जो है वह जम्मू कश्मीर में होती है। केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका जम्मू कश्मीर में होती है। और काली मिर्च का उत्पादन जो है मसाले से संबंधित राज्य केरल में होती है। हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। आंध्र प्रदेश में तो जीरा का उत्पादन कहाँ होगा? राजस्थान में। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवरामन सिंह समिति। शिवरामन सिंह समिति के सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना शिवरामन सिंह समिति के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें से बताना है इनमें से कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक यानी कि पांचवा ऑप्शन। क्योंकि दिए गए विकल्पों में बी और डी जो है विकल्प गलत सुमेलित है। बी और डी यानी कि पीली क्रांति जो है मक्का से यह गलत है और डी कृष्ण क्रांति कपास से यह भी गलत है। क्योंकि पीली क्रांति जो है वह क्या तिलहन से संबंधित है, तिलहन से, और कृष्ण क्रांति जो है वह पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोवियत संघ से यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भिलाई इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना की गई जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन सा है?
आपको बताना है मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निकट प्रतिस्थापन मुद्रा बोल रहा है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी कि पांचवा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड जो है वह सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण पत्र, बैंकों की कुल जमा राशियाँ, कंपनियों के शेयर इत्यादि मूल्य का संचयन करते हैं, इसलिए ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करता है। कौन? बॉन्ड। इनको ही संयुक्तम मुद्रा कहा जाता है, यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे संयुक्तम मुद्रा जो है वो बॉन्ड को ही कहा जाता है, और सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ या ऋण पत्र, ये तीनों जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ की, जिसको निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कहा जाता है। इसलिए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यहाँ पे एक से अधिक वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि पांचवा ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिएगा, समय अवधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाती है तो यह जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि कीमत और मौद्रिक आय में समान अनुपात में वृद्धि से क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण वास्तविक आय अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है 50 से आगे के प्रश्न को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।